हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और मोस्टली हम लोग यहाँ पर केवल पेयर एक्ट रीडिंग ही करते हैं और पेयर एक्ट को एक्सप्लेन करने का काम मेरा होता है। तो हम लोग सेक्शन 3 यानी कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग सेक्शन 4 पढ़ेंगे। सेक्शन 4 यानी कि आज हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का, और कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या होता है ये आज हम लोग जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मे प्रिज्यूम सॉरी व्हाट इज may presume, and then we will go through shall presume and conclusive proof as well. So if we go by the wordings of the Baer Act, all may presume, shall presume and conclusive proof has been defined under section 4 of the Evidence Act. So first let us understand what is may presume. So if you go by the wordings, it is said that it is written over here that whenever it is provided by this act that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is proved or may call for proof of it. तो इसका मतलब है कि कोई भी फैक्ट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रिजम्पशन होता क्या है। तो प्रिजम्पशन का सिंपल मतलब होता है मान लेना, यानी कि कोर्ट कोई चीज़ मानता है खुद से बिना किसी सबूत के। हर चीज़ के लिए सबूत देने की कोर्ट में ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। कुछ चीज़ कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है यानी मान लेता है, तो उसी को कहा जाता है प्रिजम्पशन। अब प्रिजम्पशन मेनली दो तरह का होता है, ये मे प्रिज्यूम और सेल प्रिज्यूम। कॉन्क्लूसिव प्रूफ एक अलग ही लीग है, एक अलग ही चीज़ है, ठीक है। तो ये मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ, ये तीनों का तीनों प्रिजम्पशन का ही बात कर रहा है, लेकिन तीनों का डिग्री ऑफ प्रिजम्पशन अलग अलग होता है ना। जैसे कि मे प्रिज्यूम जो होता है, अगर कहीं पर एविडेंस एक्ट में कहीं पर लिखा हुआ है कि कोर्ट मे प्रिज्यूम दिस थिंग, इसका मतलब है कि कोर्ट उस चीज़ को प्रिजम्पशन करने के लिए प्रिजम्पशन कर सकता है, लेकिन वो बाउंड नहीं है उस चीज़ को प्रिज्यूम करने के लिए। यानी कि कोर्ट उस चीज़ को मान सकता है बिना एविडेंस का कि हाँ ये हुआ होगा, हाँ ये हुआ है, ऐसी घटना घटी होगी, ऐसा फैक्ट हुआ होगा, लेकिन वो बाउंड नहीं है। वो चाहे तो बोल सकता है कि नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा कोई घटना हुआ होगा, आप इसके लिए एविडेंस पेश कीजिए। सेल प्रिज्यूम में क्या होता है कि कोर्ट बाउंड होता है ये मानने के लिए कि ऐसी घटना घटी होगी, ये फैक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, तो इसका मतलब है कि वो फैक्ट मानने के लिए, एडमिट करने के लिए कोर्ट विवश है। तो ये डिफरेंस होता है मे प्रिज्यूम में और सेल प्रिज्यूम में। हाँ, लेकिन सेल प्रिज्यूम में जो ये प्रिजम्पशन होता है, जो विवशता होती है कोर्ट की, उस विवशता को, उस मजबूरी को एविडेंस के द्वारा खारिज किया जा सकता है, एविडेंस दे करके कि नहीं, आप इस चीज़ को प्रिज्यूम मत कीजिए, ठीक है, आप इस चीज़ को प्रिज्यूम करने के लिए बाउंड नहीं है, ये कोर्ट को बोला जा सकता है। कॉन्क्लूसिव प्रूफ में ये और हार्ड होता है, ये और ही हाई लेवल, हाई डिग्री ऑफ प्रिजम्पशन है। इसमें क्या होता है कि कोर्ट बाउंड तो है प्रिज्यूम करने के लिए, कोर्ट मजबूर तो है। अगर कोई फैक्ट, किसी फैक्ट, दूसरे फैक्ट का कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, तो एक फैक्ट के प्रूव हो जाने से कोर्ट दूसरा फैक्ट को तो मान ही लेगा। और तो और इस पर कोई एविडेंस भी नहीं दिया जा सकता है कि आप इसको प्रिज्यूम मत कीजिए, आप दूसरे वाले फैक्ट को प्रिज्यूम मत कीजिए कि वो सही है, ऐसी घटना घटी होगी। तो ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ सबसे हार्ड डिग्री ऑफ प्रिजम्पशन है। तो हम लोग अब बेयर एक्ट से समझने का प्रयास करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू बेयर एक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मे प्रिज्यूम। तो यहाँ पर वर्डिंग्स जैसा हमने अभी पढ़ा कि वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाई दिस एक्ट दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट मे ईदर रिगार्ड सच एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। देखिए, इसको तोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ते हैं। whenever it is provided by this act that the court may presume a fact, यानी कि इस एक्ट में जब जब कहा जाएगा कि
कोर्ट एक फैक्ट को प्रिज्यूम कर ले, द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, तो उस केस में इट मे इधर रिगार्ड सच एक्ट्स एज प्रूव्ड, यानी कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। मे का मतलब डिस्क्रिशन होता है, डिस्क्रिशन का मतलब कोर्ट के पास ये छूट है, ये पावर है कि वो उस फैक्ट को प्रूव मान ले, यानी कि प्रूव मान ले यानी कि अब फर्दर उस पर एविडेंस देने की जरूरत ही नहीं है। तो ये मे वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि आप लोगों को अगर जनरल इंग्लिश का आप लोगों को अगर ज्ञान होगा तो आपको पता होगा कि मे का मतलब एक तरह से वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत हार्डली वो माने कोई चीज़ को। मे का मतलब मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, वो डिस्क्रिशन ही होता है, ठीक है। तो मे प्रिज्यूम का मतलब वही होता है कि कोर्ट चाहे तो मान सकता है कि ऐसी घटना घटी होगी, चाहे तो नहीं भी मान सकता है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिस्प्रूव्ड, जब तक वो पूरी तरह से डिस्प्रूव ना हो जाए किसी एविडेंस के थ्रू, है ना। जब तक वो फैक्ट पूरी तरह से डिस्प्रूव ना हो जाए तब तक कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो उस फैक्ट को एडमिट कर ले या ना करे या नकार दे। और मैं कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, या प्रूफ करने के लिए मांगे कि भाई एविडेंस दो और प्रूफ करो, है ना। तो मे प्रिज्यूम बहुत ही हल्का लेवल का प्रिजम्पशन होता है। इसमें कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है कि कोर्ट चाहे तो उसको प्रिज्यूम करे, चाहे तो ना करे, चाहे तो एविडेंस मांग ले कि भाई तुम पहले एविडेंस दो, एविडेंस में अगर प्रूफ कर पाए तो कोर्ट मान लेगी। अब हम लोग सेल्फ प्रिज्यूम के वर्डिंग्स को पढ़ते हैं। तो सेल्फ प्रिज्यूम में है कि वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। तो यहाँ पर सेल्फ प्रिज्यूम में शैल वर्ड का यूज़ किया गया है। यहाँ पर यानी कि कोर्ट के पास किसी भी तरह का डिस्क्रिशन नहीं है, डिस्क्रिशन कोर्ट के पास नहीं है। यहाँ पर एक फैक्ट के बोल देने से या प्रूफ कर देने से कोर्ट को दूसरा फैक्ट मानना ही पड़ेगा, एडमिट करना ही पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, अनलेस एंड अनटिल किसी एविडेंस के द्वारा वो फैक्ट को नकार दिया गया हो, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल्स से भी समझेंगे, पहले हम लोग बेयर एक्ट के वर्डिंग्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ प्रिज्यूम में कोर्ट को किसी भी फैक्ट को एडमिट करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ उसका एविडेंस देना अलाउड होता है कोर्ट में, ठीक है, जो कि कॉन्क्लूसिव प्रूफ में नहीं होता है। यानी कि सेल्फ प्रिज्यूम में एविडेंस देना अलाउड होता है प्रिजम्पशन को रिबट करने के लिए, यानी कि प्रिजम्पशन को हटाने के लिए कि कोर्ट कोई चीज़ को ना माने। और कॉन्क्लूसिव प्रूफ में एविडेंस देना तक अलाउड नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन द प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्रूविंग इट। यानी कि कोर्ट किसी भी तरह का एविडेंस अलाउ ही नहीं करेगी उस दूसरे फैक्ट को रिबट करने के लिए। हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मे प्रिज्यूम का अगर एग्जाम्पल लें, एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग अगर मे प्रिज्यूम का एग्जाम्पल लें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा सेक्शन 114 में, ठीक है। सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट का मे प्रिज्यूम के बारे में कहता है। तो सेक्शन 114 कहता है, मैं आपको ले ही चलता हूँ सेक्शन 114। ओके, दिस इज 100 सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो सेक्शन 114 कहता है द कोर्ट मे प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, ठीक है। तो इसमें द कोर्ट मे प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इट थिंक्स likely to have happened regarding had to the common course of natural events, human conduct and public and private business in their relation to the fact of the particular case। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोर्ट किसी भी चीज़ को प्रिज्यूम कर सकती है रिगार्डिंग हैव टू द कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स, ह्यूमन कंडक्ट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस। देखिए नेचुरल इवेंट्स बहुत सारा ऐसा होता है जो कि कोर्ट प्रिज्यूम करके चलती है, यानी कि सेक्शन 114 के अकॉर्डिंग वो प्रिज्यूम करके चलेगी। जैसे कि मानकर चलिए कि एक नेचुरल इवेंट है कि वाटरफॉल एक जगह पर होता है, तो वाटरफॉल नेचुरल इवेंट है, तो कोर्ट मान के चलेगी कि एक पर्टिकुलर डेट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी वो वाटरफॉल उस दिन हुआ होगा, ठीक है। अब कहीं पर लैंडस्लाइड लगातार आता रहता है, कई जगह पर ऐसा है, घाटी वाटी में बर्फ़ का अगर पहाड़ वगैरह हो तो
ऐसे जगह के लिए कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलती है कि अगर रोज़ लैंडस्लाइडिंग हो रहा है तो एक दिन भी एक पर्टिकुलर डेट में भी बीच में हुआ ही होगा, तो ये कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी। और ह्यूमन कंडक्ट या पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस, कोई ह्यूमन कंडक्ट है या पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस है, जैसे कि अगर कोई बंदा जाता है किसी को लेटर लिखता है और लेटर पोस्ट करता है, तो पोस्ट करने के बाद कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगी कि जब पोस्ट किया गया तो वो जिसको पोस्ट किया गया, जिसको लेटर लिखा गया, उस तक वो लेटर पहुंचा होगा। ये प्रिज्यूम करेगी कोर्ट, करेगी मतलब कर सकती है, क्योंकि ये मे प्रिज्यूम है, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है मे प्रिज्यूम। तो ये एक एग्जांपल है कि मे प्रिजम्पशन का एक एग्जांपल है सेक्शन 114। अब हम लोग देखेंगे शैल प्रिज्यूम। हाँ, तो शैल प्रिज्यूम का एग्जांपल हम लोगों को सेक्शन 113B में ही मिल जाएगा, यानी कि प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ, यानी कि दहेज के लिए हत्या। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्सन हैज़ कमिटेड द डाउरी डेथ ऑफ अ वीमेन, जब प्रश्न ये है कि क्या कोई बंदा किसी औरत के को दहेज के लिए मार दिया हो, एंड इट इज़ शोन दैट सून बिफोर हर डेथ, उसके डेथ के जस्ट पहले, उसकी मृत्यु के जस्ट पहले ये दिखाया गया कोर्ट में कि सच वीमेन हैड बीन सब्जेक्टेड बाय सच पर्सन टू क्रुएल्टी, उस औरत के साथ डेथ के जस्ट पहले क्रुएल्टी हुआ है, और हरासमेंट फॉर इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डॉरी के डिमांड में उसका कोई हरासमेंट हुआ हो, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया शैल प्रिज्यूम। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 114 में मे प्रिजम्पशन था, यानी कि सेक्शन 114 में जो प्रिजम्पशन हुआ वो कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, वो कोर्ट का पूरा डिस्क्रिशन है। लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिशन कोर्ट का नहीं है। अगर सेक्शन 113B का ये सब सारा कंडीशंस पूरा हो गया हो, ठीक है, तो कोर्ट ये डिस्क्रिशन एक्सरसाइज नहीं कर सकती है कि डॉरी डेथ हुआ होगा या नहीं। कोर्ट को ये मानना पड़ेगा कि डॉरी डेथ हुआ है। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट अ पर्सन हैज कॉज्ड डॉरी डेथ, यानी कि कोर्ट ये मान के ही चलेगी कि डॉरी डेथ हुआ है। अनटिल एंड अनलेस, मैंने कहा था ना, शैल प्रिज्यूम में बस एविडेंस से ही रिबट किया जा सकता है। अब जो है जो हस्बैंड है, यानी कि जो भी पर्सन है जिसने उस औरत के ऊपर दहेज का प्रताड़ना किया था और उसको आत्महत्या के लिए उसका डेथ हुआ था जिसकी वजह से, तो उस केस में उस पर्सन को अब ये प्रूव करना है कि उसने उस औरत को दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एविडेंस से ही ये डॉरी डेथ को रिबट किया जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। तो आई होप आपको मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आपको कॉन्क्लूसिव प्रूफ का एग्जांपल मैं बताता हूँ। तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको सेक्शन 112 में मिलेगा। ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। तो मैंने आपसे कहा था ना, कॉन्क्लूसिव प्रूफ मतलब कि एक फैक्ट के प्रूव हो जाने से कोर्ट ये मान लेगी कि दूसरा फैक्ट हुआ ही होगा और उसके लिए कोई भी एविडेंस कोर्ट अलाउ नहीं करेगी, बस वो प्रूव हो गया कोर्ट में। तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ में अगर एग्जांपल है सेक्शन 112 का, तो इसमें ये कह रहा है कि द फैक्ट दैट एनी पर्सन was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man or within 280 days after its dissolution, the mother remaining unmarried, shall be conclusive proof that he is the legitimate son of that man। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर पर्सन किसी दूसरे पर्सन से शादी, कोई भी एक औरत, समझ लीजिए एक औरत है ए, ठीक है, वो किसी भी दूसरे बंदे से शादी की है बी, और इसी शादी के बीच, इसी शादी के दरमियान इनका एक बच्चा या सन का जन्म होता है या डॉटर का। ठीक है, तो ये कॉन्क्लूसिवली ये मान लिया जाएगा, ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगा कि ये जो सन है ये ए और बी का ही बच्चा है। बेसिकली ये बी ही इसका फादर है, ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। बी कितना भी एविडेंस देना चाहे कि मैं इसका फादर नहीं हूँ, कोर्ट वो एविडेंस अलाउ ही नहीं करेगी, कुछ भी नहीं, डीएनए टेस्टिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, या फिर 280 डेज ऑफ देयर डिसोल्यूशन, मान लीजिए ए और बी का डिवोर्स भी हो जाता है और बच्चे का जन्म डिवोर्स के बाद बट 280 डेज के अंदर, यानी कि डिवोर्स
होने के 280 दिन के 280 डेज के अंदर अगर एस का जन्म होता है तो भी ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगा कि ये जो बच्चा होगा ये बी का ही होगा। और बी चाहे कुछ भी कर ले, कितनी भी मान्यता कर ले कोर्ट के सामने, कोर्ट कभी भी एविडेंस अलाउ नहीं करेगी कि एस यानी कि ये सन बी का बच्चा नहीं है। इसी को कहा जाता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो यहाँ पर हमने देखा ना सेक्शन 112 में कि एक फैक्ट प्रूव हो जाने से दूसरा फैक्ट उसका कॉन्क्लूसिव प्रूफ हो जाता है। यानी कि एक फैक्ट अगर प्रूव हो गया तो कोर्ट ये मान लेगी कि दूसरा फैक्ट हुआ ही होगा और उसके लिए कोई भी एविडेंस तक अलाउ नहीं करेगी। तो यहाँ पर कौन सा फैक्ट प्रूफ हुआ है कि एक पर्सन बॉर्न हुआ है कब, कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन, ठीक है, या फिर 280 दिन के अंदर डिवोर्स के। तो ये फैक्ट प्रूव हो गया। ये फैक्ट जैसे ही प्रूव होगा कोर्ट ये मान लेगी कि वो बच्चा होगा वो अपने उसके फादर का, यानी कि जिस पर्सन से वो उसकी मदर शादी की होगी वो उसका लीगल बच्चा होगा, ठीक है। ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ हो जाएगा और उसके लिए कोर्ट कोई भी एविडेंस अलाउ नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन 4 है अपना, इसको यहाँ पर मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम को प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट भी कहा जाता है। इनको प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट भी कहा जाता है। और कॉन्क्लूसिव प्रूफ को प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार जुडिशरी के एग्ज़ाम में या एपीओ के एग्ज़ाम्स में या किसी भी पेपर में, एविडेंस के पेपर में, प्रीलिम्स में, एमसीक्यू में ज़रूर पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या होता है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू, सी यू लेटर।